नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की औपचारिक रूप से ताजपोशी 20 जनवरी को हुई थी। अब 6 महीने के बाद टीम नवीन की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के साथ गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द टीम नवीन का ऐलान हो सकता है। नितिन नवीन ने गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे तक चली बैठक में बीएल संतोष भी शामिल थे। हालांकि इस मुलाकात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर बीजेपी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम के गठन को लेकर मंथन किया गया। अमित शाह के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष के बीच हुई बैठक को सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा तक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बीजेपी के भविष्य के राजनीतिक रोड मैप, नई नेतृत्व टीम और आगामी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरे कार्यकाल के बीच पार्टी नेतृत्व अब संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस रणनीति के तहत भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की लंबी बैठक को महज औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि संगठन के पुनर्गठन की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है कि आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव 2029 की राजनीतिक तैयारी और संगठन की नई ऊर्जा भरने के लिए पार्टी जल्द ही केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान कर सकती है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवा चेहरों की सक्रिय भूमिका का संतुलित मिश्रण देखने को मिल सकता है। तो सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम में शामिल किए जाने वाले नेताओं के नामों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी, यूपी दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष का मंथन यहां पर देखने को मिल रहा है। नितिन नवीन ने अमित शाह से मुलाकात की और लगभग 3 घंटे तक अमित शाह और बीएल संतोष के साथ उनकी ये मुलाकात चली है। कई तरह के कयास इस मुलाकात को लेकर लगाए जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नितिन नवीन जी जो हैं अभी एकदम युवा चेहरे हैं, जिनको बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया है। तो मुझे ये लग रहा है कि उनकी अमित शाह जी से मुलाकात उनके काफी काम आने वाली है, क्योंकि जो फ्यूचर का रोड मैप है उसको तैयार करने में अमित शाह जी का बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि देखिए, सीनियर लीडरशिप के मामले में अब बीजेपी में कुछ लोग ही बचे हैं जो एक्टिव हैं, जैसे कि अमित शाह जी एक्टिव हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी हैं, और बाकी पुराने नेताओं की आप बात करें तो कोई बचा नहीं। आडवाणी जी सन्यासी ले चुके हैं, मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं। तो बाकी जो लीडर हैं बीजेपी के, उनको काम करने के लिए युवाओं के साथ सहयोग बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि इसका पूरा उपयोग करेंगे नितिन नवीन जी, और एक नए चेहरे के रूप में उनको 3-4 साल का मौका दिया जाएगा, जिससे वो आने वाले समय के लिए एक अच्छे लीडर साबित होंगे। साथ ही साथ अमित जी, अगर बात की जाए, क्योंकि नितिन नवीन की जो टीम का गठन है उसको लेकर भी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब उसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है वो तैयार हो चुकी है, और यही वजह थी कि यूपी के दौरे से पहले नितिन नवीन गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष के साथ ये मैराथन बैठक करते हुए नजर आए। 3 घंटे के लगभग विचार विमर्श हुआ है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। हालांकि आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी तमाम तरीके की अटकलें जो हैं उनका बाजार गर्म है। नहीं, मुझे लगता है कि जहां तक मेरी समझ है, अमित शाह जी से पर्सनल मुलाकात का मतलब ही यही होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट के होता है। जो भी नेता अमित शाह जी से मिलता है उसको अपने पर्सनली डेवलपमेंट के बारे में सोचना होता है, ना कि टीम वर्क या किसी चीज के बारे में। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो जोश है ना, वो अपने आप भरा हुआ है, उसमें उनको कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। और रही बात यूपी चुनाव की, तो यूपी चुनाव में अखिलेश जी ने तो ऐसे ही सत्ता दे दी है बीजेपी के हाथ में, तो उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यूपी चुनाव पे जो बीजेपी की पकड़ ढीली पड़ रही थी, उसको अखिलेश यादव जी ने सीधे सीधे भाजपा को दे के ये साबित कर दिया है कि नितिन नवीन जी अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहली विक्ट्री जो है यूपी के रूप में उनको मिलने वाली है, जिसका सारा क्रेडिट उनको दिया जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं बीजेपी वाले 1 का 11 बनाने में कितने एक्सपर्ट हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, समाजवादी पार्टी तो लगातार ये दावा करती हुई भी नजर आ रही थी कि इस बार उनकी जो रणनीति है
वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी। और लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था, अखिलेश की रणनीति कारगर साबित हुई थी। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को और मजबूती देने की जरूरत यहाँ पर है, और यही वजह है कि नितिन नवीन भी अब पूरी तैयारी के साथ संगठन के पुनर्गठन की दिशा में भी कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं? नितिन नवीन जी को पूरा सहयोग अखिलेश जी ने दिया है ना। अखिलेश यादव जी ने, जिनको मैंने अखिलेश नाम रख दिया है क्योंकि 2012 में जो आदमी लैपटॉप और इंफ्रास्ट्रक्चर और आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाने वाला भारत का सबसे बड़ा, वो आदमी पूछ रहा होता है कि मैं पंडित से पूछ के बाल कटवाता हूँ, और उसका क्या बोलते हैं, उसका प्रवक्ता आके बोलता है पंडित तो वेश्या होती है। तो वो आदमी जो इंटेलेक्चुअल हुआ करता था, आज अखिलेश बना घूम रहा है, उसने तो नितिन नवीन जी के हाथ में लाके यूपी दे दिया। तो उसका फायदा जो है वो उनको मिलने वाला है। यूपी में स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है और योगी जी के आगे मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ जरूरत पड़ेगी। लेकिन यूपी चुनाव से पहले नितिन नवीन जी का अमित शाह जी के साथ मिल बैठ के बात करना ये साबित करता है कि बीजेपी वाले कितने मेहनती होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी स्टेट को लेके। तो उसका जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि एक बात सोचिए कि एक आदमी अध्यक्ष बनाया जाता है और वो एक गृह मंत्री के साथ बैठ के 3-3 घंटा डिस्कशन कर रहा होता है, तो ये समझने की जरूरत है कि कितना सिक्योर उनका प्लानिंग रही होगी, जिसके नाते वो आपस में बैठ के इतनी डीप डिस्कशन करते हैं। बाकी पार्टियों को देख लीजिए, वो तो 2 मिनट में उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है, पूछते हैं और निकल के बाहर चले जाते हैं। तो ये देख के साबित हो रहा है कि यूपी चुनाव से पहले नितिन नवीन जी जो है वो पूरी तरीके से सत्ता में काबिज रहेंगे और पार्टी के संगठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बिल्कुल। और अमित जी, जिस तरीके से मेरा सवाल था, क्योंकि संगठन से जुड़ी हुई भी तमाम तरीके की अटकलें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि संगठन के पुनर्गठन की दिशा में भी कई निर्णायक कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, गृह मंत्री और BL संतोष के बीच में ये मुलाकात हुई है। इसको लेकर भी कई तरह की जो अटकलें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। संगठन के पुनर्गठन को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, बीजेपी के संगठन का जो पुनर्गठन की संभावना है ना, वो क्लियर तौर पे पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। वो लोग चुनाव प्रक्रिया करके सालों पहले इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि कौन कहाँ जाने वाला है। उसमें इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई डिसीजन बीजेपी वाले लें और उसमें कोई विवाद हुआ हो कभी। क्यों? क्योंकि उनका जो काम 2 साल पहले होता है वो 2 साल पहले करके फिर 2 महीना पहले हल्ला पीटना शुरू करते हैं कि जी हमें अध्यक्ष का चुनाव करना है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोसेस बहुत पहले कंप्लीट हो चुका होता है। और उसका जीता जागता उदाहरण आपको नितिन नवीन जी के बारे में देखने को मिलेगा। लोग रोज पूछ रहे थे आप अध्यक्ष कब बदलेंगे, और अचानक से एक दिन डिसीजन होता है कि नितिन नवीन जी हमारे अध्यक्ष बना दिए गए। तो जो बीजेपी ने क्लियर कर रखा है कि इस बार हम केवल युवाओं को ही मौका देंगे, जिससे एक न्यू एनर्जी अलाइन हो और लोग चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाएं। क्योंकि जो लोग एजेड हो चुके हैं उनके बारे में नहीं लगता कि बीजेपी में कोई जगह बनने वाली है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या एक्सपीरियंस की कमी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं खलेगी? नहीं, बीजेपी में एक्सपीरियंस का कोई मैटर नहीं करता ना सर। उनके कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी से नाराज होकर घर बैठ जाएंगे, बीजेपी से नाराज होकर किसी और पार्टी को वोट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात बीजेपी में यही है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो हमेशा उनका वोट स्टेबल रहा है। तो उसमें 2-5% इधर उधर होता है, जिसके नाते वो सत्ता में आ जाते हैं। और रही बात हिंदुत्व की, तो वो तो चल ही रहा है। ये राष्ट्रभक्ति का नशा जो है वो बीजेपी ने अपने आप से जोड़ दिया है और अपोजिशन वालों ने उनका खूब साथ दिया है। उस मामले में सबसे बड़ी विक्ट्री यूपी की जो है वो अखिलेश यादव जी हाल ही में पड़ोस के नितिन नवीन जी को देने जा रहे हैं, जो मैं आपके चैनल पे चुनाव होने से पहले ही बता दे रहा हूँ। क्यों? ना वो राम मंदिर का मुद्दा उठाते, ना बीजेपी को अपर हैंड मिलता। अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर का मुद्दा उठा के बीजेपी को अपर हैंड दे दिया है। अगर यूपी में जो चोरी करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ कार्रवाई होती तो भी बीजेपी अपना सीना पीटेगी कि हमने तो चोरों को जेल में डाल दिया। अगर वो गलत साबित हो गए, मतलब दोषी नहीं पाए गए, तो फिर अखिलेश यादव के ऊपर वही आरोप चस्पा किया जाएगा कि जिसका बाप राम मंदिर कारसेवकों को गोली चलवाया था उसका बेटा भी रामद्रोही है। तो ये मुद्दा लगता है कि नितिन नवीन जी ने इसको समझा होगा और संगठन में फेरबदल के लिए बीजेपी वाले करके बैठे होंगे। वो किसी दिन सडन अनाउंस करेंगे और हम सोचेंगे अरे भाई ये तो अचानक से कैसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं, वो 1-1.5 साल पहले तैयारी करके बैठे होते हैं। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।
तो साफ तौर पर संगठन के पुनर्गठन की दिशा में भी निर्णायक कदम उठाए जा सकते हैं। यूपी दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष का मंथन तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नितिन नवीन ने अमित शाह से महत्वपूर्ण मुलाकात की है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बनाए रखने के पार्टी आलाकमान के फैसले के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई है। यह घोषणा बुधवार को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की विभिन्न समितियों के ऐलान के साथ की गई। इस पद पर नियुक्ति न मिलने से नाराज बताए जा रहे चन्नी गुरुवार को पूरे दिन किसी के संपर्क में नहीं आए। यहां तक कि चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी उन्होंने पार्टी आलाकमान को बधाई तक नहीं दी। आमतौर पर यह परंपरा रही है कि नई घोषणाओं के बाद पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि कांग्रेस ने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपनी प्रदेश इकाई के नेतृत्व में बदलाव से जुड़ी अटकलों पर विराम लगा दिया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार साफ हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा अपने पदों पर बने रहेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने अपने दलित चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। वहीं लोकसभा सदस्य सुखजिंदर रंधावा को कोर कमेटी, पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति और सांसद अमर सिंह को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राम मंदिर में दान राशि की कथित चोरी के मामले में भाजपा नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि मामले में धन की हेराफेरी हुई है और आने वाले दिनों में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, गोपाल राव और ट्रस्टी अनिल मिश्रा जेल जा सकते हैं। विनय कटियार ने कहा कि यह साफ है कि पैसे की हेराफेरी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले पर मोदी जी से बात की थी। उन्होंने पूछा कि आगे क्या होगा। मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के जेल जाने की संभावना है। चंपत राय पर लगे आरोपों पर विनय कटियार ने कहा कि किसने कितने आरोप लगा दिए यह समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि पैसे का जबरदस्त गबन हुआ और हम राम मंदिर दान मामले में पीएम मोदी से सीधे संपर्क में हैं। एसआईटी की जांच पर विनय कटियार ने कहा कि उन्हें जो आदेश मिला है वो जांच कर रहे हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। एसआईटी अपना पूरा काम करेगी। बता दें कि राम मंदिर में दान राशि की कथित चोरी के मामले में जांच जारी है। इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने इस्तीफे ट्रस्ट को सौंप चुके हैं, जिन पर फैसला ट्रस्ट की अगली बैठक में लिया जाना है। तो आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 6 जुलाई को प्रस्तावित बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है। दान चोरी के कथित मामले की जांच के बीच ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस औपचारिक रूप से ट्रस्ट की बैठक घोषित किया जाएगा या फिर नहीं। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद भाई। नवीन जी, चढ़ावा चोरी मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच बजरंग दल के संस्थापक भाजपा नेता विनय कटियार का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बात की घोषणा एक तरह से कर दी है कि आने वाले समय में चंपत राय और गोपाल राव, साथ ही साथ अनिल मिश्रा जेल जा सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? नहीं, निश्चित तौर पर जो विनय कटियार ने बात कही है वही बात आमतौर पर सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन एक नाम फिर भी छूट रहा है साहिल जी कि जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कोष को संभालना जी, उसकी सुरक्षा रखना। तो कोषाध्यक्ष के सिग्नेचर के बिना पेमेंट नहीं होता है किसी का। आमदनी होती है उन पर भी कम से कम जो रजिस्टर और इंटरनल डॉक्यूमेंट होते हैं कोषाध्यक्ष के साइन होते हैं। कोषाध्यक्ष को आखिर क्यों इसमें साइडलाइन किया गया है? कौन सा मैनेजमेंट की चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक कि जो गोविंद गिरी जी हैं कोषाध्यक्ष हैं भाई पूरे ट्रस्ट के, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। दूसरी चीज देखिए, ऐसा कौन आदमी जेल जाएगा, कौन आदमी जेल नहीं जाएगा, ये बहुत लंबी चेन है। और ये कोई ऐसा नहीं, आप ये कहते ना कि जैसे माफिया राज में योगी जी कहते खत्म हो गया है, अब उत्तर प्रदेश में मंदिर माफिया, दान माफिया, चंदा माफिया ये खड़ा हो गया है। और ये बहुत बड़ा आप समझिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया है भगवान श्री राम के मंदिर में। ये कोई ऐसा नहीं है कि सडनली लोग गए चोरी करी और निकल लिए। आप एक चीज समझिए, 16 करोड़ लोगों ने
एक साल में दर्शन किए तो 2 साल के अंदर 32 करोड़ और 3 करोड़ हम और जोड़ देते हैं तो 35 करोड़ मान लो लोगों ने दर्शन किए। अमूमन कोई आदमी जाता है अयोध्या जी तो उसकी श्रद्धा भाव इतनी होती है, कोई 1000 चढ़ा रहा, कोई 1500 चढ़ा रहा, तो इससे नीचे नहीं चढ़ाता है। अगर आप ये मानिए कि अगर किसी ने 500 रुपया भी चढ़ाया तो भाई साहब ये 17,500 करोड़ रुपया हो गया। पैसा तो है ही नहीं वहां पे, गया कहाँ ये पैसा, पहली चीज। दूसरी चीज आती, तमाम लोगों ने जेवर, सोना, चांदी, अनाप शनाप दान किया। और मुझे एक बार याद है कि मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि चंपत राय कह रहे कि भाई अब हमारे पास सोने चांदी की जरूरत नहीं है, दान मत दीजिए, लेकिन बावजूद इसके दान आता रहा, लोगों ने अपनी श्रद्धा भाव से दिया। तो वो गया कहाँ है? जो भी अब बातें आ रही कि भाई 200 ईंटें किसी सिंधी समाज के लोगों ने दी थी 1-1 किलो की, तो 2 कुंटल चांदी कहाँ चली गई? ये बड़े सवाल हैं। इनकी जांच एसआईटी देखिए जिस तरीके से जांच कर रही है उसको आप ये कह लीजिए कि पूरे घटनाक्रम को मैनेज करने के लिए उसकी पर्दादारी की जा रही है। सूचनाएं निकल कर रही आ रही है। पुलिस में आपने 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR कराई है। संदिग्धों के जो मेन उसके की पर्सन थे उनके खिलाफ नाम भी नहीं है FIR में। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जांच बिल्कुल सही दिशा में निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ेगी? नंबर 1। दूसरी एक और चीज आती है कि चूंकि देखिए ऐसा है, राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आई, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं में से एक हिस्सा है RSS का। तो अब क्या है कि चूंकि जिस तरीके से हिंदू वोटों को पोलराइज करके भाजपा चुनाव जीतती थी, अब ये उस पर डेंट बहुत बड़ा लग गया है। उसकी लीपापोती कैसे की जाए, ये डैमेज कंट्रोल कैसे हो, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आप देख लेना कि जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनके लिए विनय कटियार जी कह रहे हैं या गोविंद गिरी का नाम मैं और जोड़ रहा हूँ, ये बेदाग बच के निकल जाएंगे। क्योंकि ना तो इसमें कोई पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, ना कोई नार्को टेस्ट होने वाला है, ना कोई लाइव एविडेंस है। जो एविडेंस थे वो मिटा दिए गए हैं। CCTV की रिपोर्ट लंबे समय के है नहीं उपलब्ध। अब आप एक चीज देखिए, SIT ने कोई नंबर जारी नहीं किया, कोई ईमेल जारी नहीं किया। अगर जिन लोगों ने दान, सोना, चांदी दिया भी था वो किसके साथ कांटेक्ट करेंगे भाई? कैसी SIT जांच चल रही है? अब नंबर देते, पब्लिक करते, एक पेज के फुल पेज विज्ञापन सरकार के आ रहे हैं। आप कम से कम एक 2 कॉलम को विज्ञापन देते सारे अखबारों में, लोगों तक पहुंचती बात, पब्लिसाइज करते तो पता चलता हाँ जी ये चीज है, ये SIT काम कर रही है, हमने ये दिया था, ये हम पे रसीद मिली थी, नहीं मिली थी, ये फोटो है, ये हम भेज रहे हैं। तो वो तो काम किसी ने किया ही नहीं वहाँ पे। तो ये महज एक लीपापोती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में विनय कटियार का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ज़बरदस्त गबन हुआ है और चंपत राय गोपाल राव जेल भी जा सकते हैं। मामले पर मोदी जी से बात होने की पुष्टि करते हुए भी विनय कटियार नजर आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। मेघालय पुलिस ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सोनम को जमानत दी गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों ना आपकी जमानत रद्द कर दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सोनम की जमानत पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है, इसलिए इस समय उनकी रिहाई में दखल देना उचित नहीं होगा। अब मामले में आगे की सुनवाई गुरुवार को होगी। तब तक सोनम शिलोंग में जमानत पर ही रहेंगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोनम पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थी और ये मामला केवल गिरफ्तारी के दौरान हुई एक तकनीकी या क्लैरिकल गलती का नहीं है। मेघालय सरकार का तर्क है कि अगर सोनम बाहर रही तो उनके फरार होने का खतरा बना रहेगा। वहीं ईपीएफओ की वेबसाइट आज भी शुरू नहीं की गई है। क्लेम से लेकर पीएफ बैलेंस चेक करने तक कोई काम नहीं हो पा रहा है। संगठन का कहना है कि वो अपग्रेडेशन पर काम कर रहा है, जिस कारण वेबसाइट को बंद किया गया है। उमंग ऐप के जरिए भी पीएफ का काम नहीं हो पा रहा है।
ये सिलसिला 26 जून 2026 से जारी है। आज 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वेबसाइट को ओपन नहीं किया गया है। 2 बार इसको अपडेट करने के लिए डेट बढ़ाई गई है। 3 जुलाई यानी आज से वेबसाइट को ओपन किया जाना था, लेकिन EPFO ने अपने पोर्टल पर आज डेट बढ़ाने की भी जानकारी नहीं दी है और ना ही वेबसाइट को ओपन किया गया है, जिस कारण बहुत से लोग परेशान हैं। सरकार कोई भी ठोस जानकारी शेयर नहीं कर रही है कि आखिर EPFO पोर्टल किस वजह से बंद किया गया है और आगे कितने दिन तक बंद रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने EPFO के नहीं शुरू होने को लेकर नाराजगी भी दिखाई है। एक यूजर ने लिखा कि मौजूदा सरकार ने सभी योजनाओं की धज्जियां उड़ा रखी हैं। EPFO की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ डेट बढ़ाई जा रही है। बता दें कि EPFO के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के उद्देश्य से किए जा रहे एक नियोजित सिस्टम माइग्रेशन का हिस्सा है, ताकि इसकी ऑनलाइन सेवाओं की गति, स्थिरता और सुरक्षा में सुधार हो सके। इस मेंटेनेंस के दौरान संगठन का मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से उपलब्ध कई सेवाएं ठप हैं, जिससे देश भर में लाखों PF कस्टमर्स पर असर पड़ा है। वहीं बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड में कैप जेमिनी कंपनी के परिसर में स्थित डे केयर यानी कि क्रेच में मासूम बच्चों के साथ क्रूरता के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आया विजय लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुल 5 महिला कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डे केयर में 2 से 3 साल के बच्चों के रोने पर उन्हें डराने के लिए फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के ड्रम में बंद करने और टॉयलेट के जेट स्प्रे से उनके मुंह में पानी डालने जैसे अमानवीय कृत्य करने के आरोप लगे हैं। परेशान करने वाले ये वीडियो फुटेज WhatsApp पर वायरल हुए थे और चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान मंजुला, विजय लक्ष्मी, सिंधु, भवानी और बिंदु के रूप में की है। घटना के बाद कंपनी ने तत्काल प्रभाव से डे केयर सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस ने राजस्थान के श्री गंगानगर और आसपास के इलाकों में व्यापारियों को धमकाने और रंगदारी वसूलने की साजिश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटरों और गुर्गों को गिरफ्तार किया है। बिश्नोई गैंग ने दहशत फैलाने के लिए कई व्यापारियों के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस ने इस रंगदारी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए कई कुख्यात शूटरों और स्थानीय गुर्गों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में पहले पकड़े गए गैंगस्टर भी शामिल हैं, जो जेल से बाहर आकर फिर से वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन मामलों में पुलिस की तरफ से कठोर कानून लगाए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी व्यापारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगते थे और इनकार करने पर उनके घरों या प्रतिष्ठानों पर फायरिंग की कार्रवाई की जाती थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की शिकायत कमेटी को यूट्यूबर ध्रुव राठी का हिंदू देवी देवताओं के मांस खाने वाला वीडियो हटाने पर फैसला करने के लिए 15 दिन का समय दे दिया है। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट हैं। वो अपने वीडियो के जरिए सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा में जन्मे ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनलों पर करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उनकी बड़ी फॉलोइंग है। ध्रुव राठी ने वर्ष 2013 में यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया था। शुरुआत में वो ट्रैवल और यात्रा से जुड़े वीडियो साझा करते थे। हालांकि उसी साल के अंत तक उन्होंने अपना फोकस सामाजिक और राजनीतिक विषयों की ओर कर लिया। समय के साथ उनके वीडियो फैक्ट चेकिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और समसामयिक मुद्दों के विश्लेषण के लिए जाने जाने लगे। ध्रुव राठी कई बार विवादों में भी रहे। 2022 में पाकिस्तान के राजनीतिक संकट पर बनाए गए एक वीडियो को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया था। 2023 में कोल्ड ड्रिंक्स पर बनाए गए एक वीडियो को लेकर कॉपीराइट विवाद सामने आया, जिसके बाद अदालत के निर्देश पर वीडियो हटाया गया। 2025 में सिख समुदाय से जुड़े एक वीडियो के थंबनेल को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने संबंधित वीडियो को हटा दिया। वहीं 2026 में रामायण और महाभारत से जुड़े उनके एक वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर व्यापक बहस और चर्चाएं देखने को मिली। ध्रुव राठी वर्तमान में जर्मनी में रहते हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी हिंदू देवताओं के मांस खाने वाले अपने एक वीडियो को लेकर फिर से चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है और 15 दिन का समय समिति को दिया है और हिंदू देवी देवताओं वाले वीडियो का निर्णय अब 15 दिन के अंदर होने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।